डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। और ये वीडियो आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैंने जो है रिलेशन एंड फंक्शन से जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको तैयार किया है। तो सबसे पहले कुछ डिफिनीशंस को हम देखेंगे। सबसे पहला डिफिनीशन जो है फंक्शन का डिफिनीशन है। देखते हैं कि फंक्शन क्या आता है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन जो होता है सेट ए से सेट बी में होता है। ठीक है, सेट बी इज़ ए रूल विच एसोसिएट्स। और ये एक जो होता है फंक्शन, ये एक रूल होता है। रूल यानी एक नियम बनता है, और वो नियम क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। जो है ना, ए के प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से जुड़ा होता है। कैसे, तो इसको समझते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट लेना है, यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट हम ले लेते हैं, एम्प्टी सेट नहीं रखते हैं 1 2 3। ठीक है, और जो है कोई एक सेट बी है, ठीक है, और उसको हम ले लेते हैं जैसे 1 4 9। ठीक है, और अब क्या करते हैं कि दोनों सेट हमारे पास है। अब एक जो है रूल एफ जो होता है, एक रूल तैयार करते हैं, और वो क्या होता है, एफ जो होता है हम कर लेते हैं एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो रूल है, इस रूल से हम इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ एफ जो हमारा फंक्शन बनता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। जैसे कि 1, 1, फिर हमारा 2, 4 और 3, 9। ठीक है, इस तरह से जो है एक सेट हमारा तैयार हो जाता है। और ये जो होता है ऑर्डर्ड पेयर सेट, ये जो होता है एक फंक्शन है। और इसमें अब रूल कैसे है, जैसे पहला एलिमेंट अगर एक्स है तो दूसरा एलिमेंट उसी का स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है, फिर यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 है, फिर हमारा यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 है। तो इस तरह से जो है एक यूनिक रूल के द्वारा ये जो होता है ऑर्डर्ड पेयर सेट जो कहलाता है फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो होता है। और यहाँ पे और एक कुछ जो डिटेल्स है यहाँ, ईच एलिमेंट ऑफ ए। फंक्शन का सबसे पहला नियम ये है कि ए का, यानी जिस सेट से हम जिस दूसरे सेट में हम फंक्शन बना रहे हैं, तो उसमें पहले सेट का जो होता है प्रत्येक एलिमेंट, यानी कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। वो क्या होता है, बी के किसी यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि एक बार ये 1 से जुड़ गया 1, तो अब जो है ये 1 जो है दूसरे से नहीं जुड़ेगा, यानी अब कोई दूसरा वैल्यू रखने पर फिर आपका आंसर 1 होगा, ऐसा फंक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है रिलेशन और फंक्शन से जुड़े हुए। रिलेशन जो होता है इसमें क्या है कि इफ़ ए कॉमा बी, यानी कोई अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है, इज बिलोंग्स टू आर, वो किसी रिलेशन में है, वी से दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी। तो हम क्या कहते हैं कि ए इज़ रिलेटेड टू बी है अंडर द रिलेशन आर, और आर के अंडर में है, एंड राइट एज ए आर बी। यानी कि अगर मैथ्स में हमें ए आर बी लिखा हुआ है, मीन्स कि ए इज़ रिलेटेड टू बी है। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे रिलेशन और फंक्शन में। खास करके फंक्शन जो होता है, फंक्शन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी, एंड फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी है। और फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं एफ सच दैट ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या ऐसे भी कह सकते हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आगे देखते हैं, ये चीज़ जो है आगे है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या है, तो रियल फंक्शन ऐसे समझते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है एफ सच दैट फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ आर। तो जैसे कि अगर हम यहाँ जैसे हमने रिलेशन बनाया, सॉरी फंक्शन बनाया,
तो इसको रियल फंक्शन हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो 1 2 3 है या 1 4 9 है, ये दोनों जो है रियल नंबर्स हैं। यानी ये ए और बी सेट जो है वो सबसेट ऑफ आर है, यानी ये इसका आपको उपसमुच्चय है, यानी इसी रियल नंबर में से इसको चुना गया है। तो इस तरह के फंक्शन को हम रियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो है आगे देखना है डोमेन एंड को डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन, यानी किसी रियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है और को डोमेन क्या होता है। तो डोमेन एंड को डोमेन इसको मैं समझाऊंगा आपको। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ जिस सेट ए से हमने फंक्शन बनाया और जिस सेट में बनाया, तो पहला सेट जो होता है वो डोमेन होता है और दूसरा सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे को डोमेन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ हम याद रखते हैं कि डोमेन एंड को डोमेन ऑफ ए फंक्शन फंक्शन एफ इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स विच एफ एक्स इज ए रियल नंबर हेयर सेट ए इज़ डोमेन एंड सेट बी इज़ को डोमेन। यानी जो हमने अभी बताया कि यहाँ पे सेट ए जो है डोमेन है और सेट बी जो है को डोमेन है। ठीक है, रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन, अगर कोई रियल फंक्शन बनता है तो उसका रेंज क्या होता है। तो एफ इज़ ए सेट ऑफ वैल्यूज एफ एक्स विच इट अटेन्स ऑन इट्स पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। मतलब कि कह रहा है, इसको मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊं तो यहाँ बी में अधिक एलिमेंट जैसे 16 25 है ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं 1 4 9 है ना, 16 25, तो ये बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन जिस एलिमेंट का जिससे रिलेशन बना, बाकी एलिमेंट जो छूट गए, ठीक है, वो तो को डोमेन में आएंगे, लेकिन रेंज जो होगा वो सिर्फ 1 4 9 ही होगा। यानी जिस पॉइंट का आपको क्या हुआ है, फंक्शन बना है, वही पॉइंट्स जो होंगे उसके रेंज होंगे। यानी सेट बी के 3 एलिमेंट 1 4 9 अगर सिर्फ देखें, जिनका कि यहाँ से 1 2 3 रिलेट किया है, तो ये जो होंगे आपके रेंज होंगे। जबकि अगर बी में अदर एलिमेंट्स भी हैं जो कि जिनका रिलेशन नहीं बना है, यानी फंक्शन में वो नहीं पार्ट लिए हैं, टेक पार्ट नहीं लिए हैं, तो वो जो होंगे आपको को डोमेन में आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो है आपका डोमेन, को डोमेन और रेंज। अब जो है हमें जानना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन कितने तरह का होता है। तो रिलेशन जो है यहाँ हम देखें मुख्य रूप से इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन है ना, और ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पहले जानेंगे। उसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जानेंगे, और सबसे बाद में जो है इक्विवेलेंस रिलेशन पर हम चर्चा करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इम्पटी रिलेशन। ए रिलेशन आर इज in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A, that is R is equal to phi is subset of A cross A। यहाँ आप रिलेशन को थोड़ा डिटेल से समझें तो अगर कोई R हम बनाते हैं और उसमें जो होता है हम एक भी एलिमेंट नहीं लेते हैं, उस तरह का जो रिलेशन है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं लेते हैं, तो इस तरह का रिलेशन जो होता है इम्पटी रिलेशन होता है और इसको फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यूनिवर्सल रिलेशन। अगर हम कोई रिलेशन बनाते हैं ए क्रॉस ए के, ए से ए में, ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, कार्टेजियन है ना, कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए टू ए। आपने 11th में इसको पढ़ा होगा। कार्टेजियन में ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट जैसे होते हैं 1 2 1 3 ऐसे करके, तो जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ आर इज़ इक्वल टू ए क्रॉस ए, मतलब जो रिलेशन होता है वो पूरा ए क्रॉस ए, यानी जितने ऑर्डर्ड पेयर ए से ए में बनते हैं वो सभी आर में अगर आ जाता है, मतलब कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है, तो वो जो होता है यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमें जानना है ट्रिवियल रिलेशन। तो बोथ द इम्पटी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर सम टाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस। ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन कभी कभी नाम में आ जाता है, यानी जो यूनिवर्सल रिलेशन है और जो इम्पटी रिलेशन है, इन दोनों को हम ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आगे जो है ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन को क्या होगा, सिमेट्रिक होने के लिए और ट्रांजिटिव। इसको अच्छी तरह से हम समझें तो अगर हम कोई रिलेशन बनाते हैं आर, ठीक है, तो वो रिलेशन जो है 3 तरह का जो है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या आपको रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव होता है। तो इसमें कैसे है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो जो एलिमेंट होता है वो
रिपीटेड होता है, जैसे 1 1 2 2 3 3 इक्वल टू समझ लेते हैं, यानी ये एकदम बराबर चलता है। तो अगर इस तरह के एलिमेंट आर में आए हुए हैं तो हम बोलते हैं आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। लेकिन वही अगर सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे 1 2 आया तो इसका अपोजिट जो है 2 1 इसी रिलेशन में होना चाहिए। जैसे 3 अगर 2 आ गया इस रिलेशन में तो 2 3 भी इसमें होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। जबकि ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट 2 3 आ गया, ठीक है, और फिर एक 3 4 आ गया तो 2 4 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि 2 3 यानी 3 3 जो है इन दोनों में, जैसे 2 का रिलेशन 3 से है और फिर 3 का रिलेशन 4 से है तो 2 और 4 भी इसमें होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए डिफिनीसन ज़रा देख लेते हैं। कह रहा है रिफ्लेक्सिव का, यहाँ देखेंगे कि इफ़ a, इज एलिमेंट ऑफ R फॉर एवरी a बिलोंग्स टू A, यानी कोई सेट A से A में हम रिलेशन बना रहे हैं और प्रत्येक एलिमेंट A का जो है A, B, B ऐसे करके पूरा एलिमेंट आया हुआ है, तो वो जो होता है रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक का डेफिनेशन देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ़ A1 इज रिलेटेड टू A2, है ना, इज एलिमेंट ऑफ R, इम्प्लाइज दैट A2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू A1 इज एलिमेंट ऑफ R। यानी अगर A1 रिलेट किया है A2 से तो A2 A1 से रिलेट होना चाहिए, फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A। तो हम उस तरह के रिलेशन को जो बोलते हैं सिमेट्रिक बोलते हैं। ट्रांजिटिव देखते हैं तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ़ A1 इज़ रिलेटेड टू A2, यानी जो A1 है रिलेट कर रहा है A2 से, इज एलिमेंट ऑफ R, एंड A2 इज़ रिलेटेड टू A3, अदर एलिमेंट A3 से A2 रिलेट कर रहा है, वो भी एलिमेंट ऑफ R है। तो इम्प्लाइज दैट A1 एंड A3 एलिमेंट ऑफ R। तो हमें क्या होना चाहिए कि ये A1 और A3 जो होना चाहिए ये एलिमेंट ऑफ R होने चाहिए, फॉर ऑल A1 A2 A3 एलिमेंट ऑफ A, और जितने भी A1 A2 A3 हो वो एलिमेंट ऑफ A होने चाहिए। तो एक चीज़ जो है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब जो है जैसे कि अगर आप देखें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इक्विवेलेंस रिलेशन, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आप रिलेशन R देख के बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं। तो हम क्या जांच करते हैं, सबसे पहले जो हमने बताया कि आपको रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव होने का जो शर्त है उसको हम जांच करके देखते हैं। अगर वो R जो है, अगर तीनों रिलेशन हो जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम उस R को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। यहाँ डिफिनीसन हम देख सकते हैं, ए रिलेशन R इन ए सेट A इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ R इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी हम एक रिलेशन R को इक्विवेलेंस तब बोलते हैं जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, ठीक है। आगे जो देख रहे हैं कि द सेट ऑफ E of all even integers and O of all odd integers are subset of Z satisfying following condition। हम ये जानते हैं कि Z जो है, Z से हम जो है सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, और यहाँ पे E और O जो है ये जो है आपके सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स O है, और E जो है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो हमको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे जो मेन पॉइंट्स है, यहाँ पहला पॉइंट है ऑल एलिमेंट्स ऑफ E आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ O आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ दो पार्ट में है। पहला पार्ट जो है यहाँ कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ E आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब E के यानी इवन इंटीजर्स के जो सभी एलिमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ O आर रिलेटेड टू ईच अदर, और O के जो ऑल एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। आगे जो है आपको जानना है नो एलिमेंट ऑफ E, यानी इवन इंटीजर्स के जो एलिमेंट है रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ O एंड वाइस वर्सा। तो ये कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट E का जो है वो से रिलेट नहीं रहता है, यानी ऑड इंटीजर्स जो होते हैं इवन से रिलेट नहीं रहते हैं, और इसका वाइस वर्सा भी, मतलब उल्टा भी आप जान लें कि ऑड इंटीजर्स भी जो है इवन इंटीजर्स से रिलेट नहीं रहते, ठीक है। आगे जो है तीसरा पॉइंट जो है वो है E एंड O आर
डिसजॉइंट एंड जेड इज इक्वल टू ई यूनियन ओ। यानी हम कह रहे हैं यहाँ पे यूनियन को समझेंगे। ई यूनियन ओ का अर्थ क्या हुआ, यानी जितने भी इवन इंटीजर्स है और ऑड इंटीजर्स है इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इक्वल टू ये क्या हो जाता है, आपका जेड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसेट को देख लेते हैं। द सबसेट ई इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो। जो सबसेट होता है जेड का ई है ना, यानी इवन इंटीजर्स का, उसको डिनोट करते हैं हम ओ से। ठीक है, ऐसे ज़ीरो लिख करके हम उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बड़े ब्रैकेट में। तो ये जो हो जाता है हमारा इवन इंटीजर्स का जो होता है सेट होता है कंटेनिंग जीरो, यानी उसमें ज़ीरो भी शामिल रहता है। और ओ इज़ द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय वन। और ओ जो होता है वो इक्विवेलेंस क्लास होता है ऑड इंटीजर्स का, इसको डिनोट करते हैं हम वन से। ठीक है, वन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है वन से डिनोट करते हैं, और इसमें जो होता है इसको ऑड इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नोट में हम याद करेंगे, जैसे जीरो से हम किसको डिनोट करते हैं, तो ऑल इवन इंटीजर्स का जो इक्विवेलेंस क्लास है। तो आपका इवन इंटीजर्स का जो इक्विवेलेंस क्लास है नॉट इक्वल टू ऑड इंटीजर्स के इक्विवेलेंस क्लास के। ठीक है, और एंड ऑड इंटीजर्स का जो इक्विवेलेंस क्लास है, सॉरी इवन का, उसको हम 2r लिखते हैं। ठीक है, और ऑड इंटीजर्स का जो होता है उसको 2r+1 भी लिखते हैं, वेयर r इज़ एलिमेंट ऑफ z। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं। तो इस वीडियो में इतना है। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसके आगे का जो पार्ट है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको बहुत सारे जो चीज़ें हैं अभी जाननी है उन सबको मैं बताऊंगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन भी है इसमें आपको, है ना, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं सबको यहाँ मैं बताऊंगा, है ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।